अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे और दिल लगा के पढ़ रहे होंगे। बैक्टीरिया का चैप्टर हमारा चल रहा है, आज इसे वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो हमने आज स्टार्ट लेना है द होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप। पढ़ते हैं होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप में इन्फेक्शन आ गई। होस्ट क्या होता है और पैरासाइट क्या होता है ये आप लोगों को पहले से पता होगा। होस्ट कोई भी इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, कोई भी जानदार हो सकता है, और पैरासाइट कोई कीड़े मकोड़े, कोई वायरस बैक्टीरिया जो इंसान में बीमारियां फैलाते हैं, वो हो गए पैरासाइट। उनके रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं, इसमें इन्फेक्शन आ जाती है। ठीक है, इट इज़ द रिलेशनशिप। इन्फेक्शन क्या होती है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिश्ता, द होस्ट एंड द पैरासाइट, जिसमें होस्ट और पैरासाइट होगा, एंड द कंपटीशन फॉर सुपरमेसी दैट टेक प्लेस बिटवीन देम। और वो कंपटीशन सुपरमेसी का, यानी जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा, उनके दरमियान मुकाबला। यानी अगर इंसान की, फ़र्ज़ करें इंसान पे किसी वायरस या बैक्टीरिया ने अटैक किया, अगर उसमें ताकत, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर इंसान का कभी कभी इम्यूनिटी लो भी हुई होती है तो जरासीम जीत जाते हैं और इंसान बीमार पड़ जाता है। ठीक है, ये वो रिलेशनशिप है। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, द होस्ट एंड द पैरासाइट, एंड द कंपटीशन फॉर सुपरमेसी दैट टेक प्लेस बिटवीन देम। ये हो गया इन्फेक्शन। A host whose resistance is strong remain healthy, ये बात मैंने आपको बता दी। And the parasite is either driven from the host or assume a benign relationship with the host। benign relationship होता है यानी फैलना नहीं, उसी जगह पे रहना। By contrast, if the host loses the competition, disease develop। अगर उसकी इम्यूनिटी लूज होगी तो वो कंपटीशन हार जाएगा इंसान और डिजीज़ पैदा हो जाएगी। अब डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ ईज, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है डिजीज़। ईज का मतलब होता है आसानी और डिजीज़ मतलब मुश्किल, यानी आसानी में कोई तकलीफ़ आ गई हो। डिजीज़ में भी conceptualize as any change from the general state of good health, यानी हमारी अच्छी सेहत में, गुड हेल्थ में, हमारी आसानी में कोई भी खलल आ गया हो, वो कोई भी तकलीफ़ आ गई हो, चेंज आ गया हो गुड हेल्थ में, तो उसे डिजीज़ कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट डिजीज़ एंड इन्फेक्शन आर नॉट सिनोनिम्स। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि डिजीज़ और इन्फेक्शन सेम नहीं होती। ठीक है, अ पर्सन मे बी इन्फेक्टेड विदाउट बिकमिंग डिजीज्ड। एक इंसान इन्फेक्टेड हो सकता है, उस पर कोई होस्ट या पैरासाइट असर कर सकता है डिजीज़ किए बगैर। अगर देखें इम्यूनिटी ज़्यादा होगी तो डिजीज़, वो बीमार होगा ही नहीं, डिजीज़ उसे कोई होगी नहीं। ठीक है, इन्फेक्शन और डिजीज़ में फ़र्क है। द नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है? ये जो हमारा इंसानी जिस्म है, इसके अंदर बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज भी रह रहे हैं। ठीक है, उन सारे अच्छे बैक्टीरियाज का रहने को हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा है बॉडी का, उनके रिलेशनशिप को बॉडी के साथ। द नॉर्मल फ्लोरा इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नॉर्मल फ्लोरा क्या है? पॉपुलेशन, आबादी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, दैट इन्फेक्ट द बॉडी विदाउट कॉजिंग डिजीज़, जो कि बग़ैर बीमार किए इंसान के साथ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई बीमारी कॉज नहीं करते, वैसे ही हमारे जिस्म में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, गुड बैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं। लेकिन जब कभी इंसान बीमार होता है तो ये गुड बैक्टीरिया इनको मौका मिल जाता है और फिर ये बीमारी कॉज भी कर देते हैं। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड इट्स नॉर्मल फ्लोरा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिम्बियोसिस, और इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बियोसिस। बॉडी और नॉर्मल फ्लोरा के रिलेशनशिप को सिम्बियोसिस कहा जाता है। म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? ये डेफिनेशन है। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, ये इम्पॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, इसे जहन में रखिएगा। म्यूचुअलिज्म अब क्या है? म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? बाहमी, हमाहंगी। इन सम केसेस द सिम्बियोसिस इज बेनिफिशियल टू बोथ द बॉडी एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। के बाज़ दफ़ा सिम्बियोसिस का ऐसा रिलेशनशिप बनता है जो कि दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है, इंसान की बॉडी के लिए भी और गुड बैक्टीरिया के लिए भी, यानी उन्हें भी खुराक मिलती रहती है, इंसान भी तंदुरुस्त रहता है।
उन बैक्टीरिया के होने की वजह से, मतलब कोई भी बाहर से अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है नुकसानदेह तो वो बैक्टीरिया उनका हाजमा भी करते हैं और उन्हें भी खुराक मिलती रहती है। तो इस म्यूचुअल रिलेशनशिप को जिसमें दोनों का फ़ायदा हो उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। स्पीशीज ऑफ लैक्टोबैसिलस, ये क्या है? लैक्टोबैसिलस की स्पीशीज, ये एक बैक्टीरिया है जो कि दही में भी पाए जाते हैं और ह्यूमन वेजाइना में भी मौजूद होते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम याद रखिएगा। दूध में देखें लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, ये बात जहन नशीन कर लें। मैट्रिक में भी पढ़ी है, इंटर में भी पढ़ी है आपने कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। और उसी तरह दही में फिर कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? एल से इनका नाम आता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस लिव इन द ह्यूमन वेजाइना, और ह्यूमन वेजाइना में रहते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वेजाइना, एंड ड्राइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट से, वहाँ के वेजाइना के एनवायरनमेंट से ही वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वाइल प्रोड्यूसिंग एसिड टू प्रिवेंट द ओवर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और वहाँ का माहौल जो होता है वो एसिडिक कर देते हैं ताकि मज़ीद वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म गंदे जरासीम पैदा ना हो, ठीक है, उनकी ओवर ग्रोथ ना हो। लैक्टोबैसिलस का ये काम है वहाँ पे। आगे है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म क्या होता है पढ़ते हैं। इन सम केसेस द सिम्बियोसिस इज बेनिफिशियल ओनली टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सिर्फ उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही फ़ायदा हो रहा होता है। ऐसा रिलेशनशिप, इंसान की बॉडी को ना फ़ायदा हो रहा होता है ना नुकसान हो रहा होता है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ रहने का फ़ायदा हो रहा होता है। वो क्या है? कॉमेंसलिज्म, यानी एक को फ़ायदा हो रहा है और वो एक कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन विच केस द सिम्बियोसिस इज कॉल्ड कॉमेंसलिज्म। Escherichia coli is generally presumed to be a commensalism in the human intestine. Escherichia coli है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ई कोली बैक्टीरिया भी जिसे कहते हैं, ये इंसान की इंटेस्टाइन में मौजूद रहता है और वहाँ से खुराक हासिल करता है। सही है, ये एक छोटा सा टेबल बना हुआ है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट, डेफिनेशन है ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट ह्यूमन होस्ट नॉट हार्म्ड, इंसान को नुकसान नहीं होगा ना फ़ायदा होगा। नॉट हार्म्ड का मतलब होता है नुकसान, सिर्फ बैक्टीरिया को फ़ायदा होगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, एक आप एग्जांपल इसमें से याद कर लें। माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में बोथ द बैक्टीरिया एंड द ह्यूमन होस्ट बेनिफिट, दोनों को फ़ायदा होगा। ई कोली स्पीशीज़ इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ई कोली बैक्टीरिया रहते हैं, ये म्यूचुअलिज्म की मिसाल है। आगे है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में है ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट, उसमें सिर्फ बैक्टीरिया को फ़ायदा होगा। इसमें है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, बीमारी फैलाने वाले पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। अक्रेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इंसान के जिस्म में कहाँ कहाँ रहते हैं, उनकी अक्रेंस क्या है, कहाँ वो कुपोजीर होते हैं, कहाँ वजूद है उनका, वो पढ़ते हैं हम। अ नॉर्मल फ्लोरा में बी फाउंड इन सेवरल बॉडी टिश्यूज़, जिस्म के डिफरेंट टिश्यूज़ में रहते हैं, जैसे कि स्किन में रहते हैं, ओरल कैविटी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में, वजाइना में, ब्लड और यूरिन में नहीं होते और स्टमक में भी नहीं होते। चलें पढ़ते हैं। स्किन, ऑन द स्किन फॉर इंस्टेंस देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ वायरसेस, फंजाई एंड बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली स्टेफिलोकोकाई एंड प्रोपिनियोबैक्टीरियम एक्नीस। एक्नी से ये मौजूद रहते हैं, लेकिन एक्नी कॉज नहीं करते, लेकिन वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन जब इंसान का ऐसा माहौल चेंज होता है या उसे कोई उसकी इम्यूनिटी लो होती है, फिर ये एक्ट करके आपके एक्नी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेफिलोकोकाई है ये जो स्किन में रहते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। स्किन में कौन से रहते हैं? स्टेफिलोकोकाई, कोक्साई भी बोलते हैं सर, स्टेफिलोकोकाई। ओरल कैविटी, द ओरल कैविटी कॉमनली कंटेन members of the genera Neisseria, Leptotrichia and bacteroids, as well as many diphtheria like bacilli. डिप्थेरियोसाइड्स रहते हैं ओरल कैविटी में, एक याद कर लें इसमें से,
ठीक है। डिप्थेरियोसाइट्स, डिप्थेरिया बैसिलाई, डिप्थेरिया बैसिलाई रहते हैं फंगल स्पोर्स एंड स्टेप्टोकोकाई। स्किन में कौन से थे? स्टेफ्लोकोक्साई और ओरल कैविटी में है स्ट्रेप्टोकोक्साई। वहाँ पीएच है, यहाँ RE है। ये दोनों दिमाग में रखिएगा। ये पूछ भी सकता है कि स्किन में, एग्जाम्स में आ सकता है, स्किन में कौन से बैक्टीरिया रहते हैं नॉर्मल फ्लोरा में और ओरल कैविटी में कौन से रहते हैं। तो स्किन में है स्टेफ्लोकोक्साई और ओरल कैविटी में स्ट्रेप्टोकोक्साई। ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक एक दो दो भी याद कर लेना तो आप लिख सकते हैं आराम से। रेस्पिरेटरी ट्रैक, द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज द साइट of all these organisms as well as pneumococci and species of Haemophilus and Mycoplasmia. The organism may cause respiratory disease if the body defense are compromised. अगर बॉडी डिफेंस कमज़ोर होगा तो ये बीमारी भी फैला सकते हैं। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन्स अबंड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें बहुत ज़्यादा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरियोइड स्पीशीज आर न्यूमेरियस टुगेदर विद क्लोस्टोडियन स्पोर्स, वेरियस स्ट्रेप्टोकोक्साई एंड अ नंबर ऑफ ग्राम नेगेटिव रॉड इंक्लूडिंग स्पीशीज ऑफ एंटीरोबैक्टर केबिसीला। इतने सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। सोडोमोनाज Escherichia coli is well known resident in the intestine as in Candida albicans. The yeast भी मौजूद होती है। ये yeast की एग्जाम्पल है फंजाई की। ठीक है। वेजाइना आता है। इन फीमेल लैक्टोबैसिलस इज अ नोटेबल component of the vagina. Other organisms may be located near the urogenital orifices. orifices मतलब सुराख होते हैं, ओपनिंग, इन बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है। ब्लड एंड यूरिन, द ब्लड एंड यूरिन आर यूजली स्टीराइल अनलेस डिजीज इज इन प्रोग्रेस। ब्लड और यूरिन ऐसे हैं जो अल्लाह ने बिल्कुल शफाफ रखे हैं। इनमें नॉर्मल फ्लोरा के भी नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं रहते, ये बिल्कुल शफाफ होते हैं। लेकिन जब कभी इंसान को कोई इन्फेक्शन हो जाती है, कोई डिजीज़ हो जाती है, बीमार पड़ जाता है इंसान, फिर खून में कहते हैं ना CBC करवाएं अपना, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है, वो करवा के लाइन, डॉक्टर लिख के दे देते हैं। आगे स्टमक, द स्टमक इन ह्यूमन इज जनरली विदाउट अ नॉर्मल फ्लोरा मेनली ड्यू टू द लो pH ऑफ इट्स कंटेंट। इसकी pH बहुत लो होती है, इसलिए यानी इसका माहौल जो होता है इंतहाई एसिडिक होता है, इसलिए वहाँ पे अल्लाह ने ऐसा स्टमक रखा है कि वहाँ की pH इतनी कम हो गई है और इतनी तेज़ाबियत होती है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह ही नहीं सकता। इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इन द न्यूनेटिस, ये होते हैं शीर ख्वार बच्चे जो नए नए दुनिया में आते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा आर इंट्रोड्यूस व्हेन द चाइल्ड पासिस थ्रू द बर्थ कैनाल, जब माँ की बर्थ कैनाल में से बच्चा गुजरता है तो वो बहुत सारे नॉर्मल फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसका सामना होता है। एडिशनल ऑर्गेनिजम्स एंटर व्हेन ब्रीथिंग बिगिंस एंड अपॉन फर्स्ट फीडिंग, और जब वो पहली बार माँ का दूध लेता है और सांस लेता है हवा में, तो और अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। विद इन 2 to 3 days मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द फ्लोरा हैव अपीयर्ड। 2 से 3 दिन लगते हैं बच्चे के अंदर अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, क्योंकि एक बच्चा जो होता है उसने वो माँ के पेट में रहा होता है, जब उसने दुनिया में आना है तो उसने अपने बॉडी का दिफा भी करना है, इसलिए अल्लाह ताला ने ये रखा है कि माँ के दूध से वो अपना नॉर्मल फ्लोरा मेंटेन करे। जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते वो कितनी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाएँ, सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि बच्चा माँ का दूध लेता है, तभी से इतनी बीमारियों ने घेरा हुआ, अगर नहीं लेगा। ठीक है। During the next few weeks, contact with the mother and the other individual will expose the child to additional microorganisms. The normal flora remains throughout life, undergoing changes in response to the internal environment of the individual. और वो जो उसका एक बार बन जाता है नॉर्मल फ्लोरा, वो सारी ज़िंदगी ऐसा रहता है। और कभी कभी माहौल या
इंसान किसी भी इंडिविजुअल के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस आ सकती हैं और एडिशनल अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, पैथोजेनिसिटी क्या होता है? पैथोजेनिसिटी से आपको पैथोजिन से पता चल रहा होगा, बीमारी फैलाने वाले जरासीम। पैथोजेनिसिटी रेफर to the ability of parasite to gain entry to the host tissue and bring about a psychological or anatomical change. साइकोलॉजिकल यानी दिमागी तौर पे, एनाटॉमिकल यानी जिस्मानी तौर पे भी, रिजल्टिंग अ चेंज ऑफ हेल्थ एंड थस डिजीज़, यानी उसके सर में भी जिस्म दिमागी तौर पे भी टेंशन होगी, सर में दर्द होगा, उल्टी की सी कैफियत आएगी जब कोई जरासीम उसके अंदर दाखिल हो जाएगा, और एनाटॉमिकल चेंजेस भी आएंगी, यानी कोई रैश वैश पड़ जाएगा उसके जिस्म पे, बुखार हो जाएगा, जिस्म गर्म हो जाएगा, तो इस तरह उसकी हेल्थ चेंज होगी और उसे बीमारी हो जाएगी। ये जैसे उन्होंने लिखा हुआ है स्मॉल पॉक्स, टेबल में दिया हुआ है स्मॉल पॉक्स पैथोजेनेसिस। सबसे पहले क्या हुआ? इन्हीलेशन ऑफ एयर ड्रॉप आया, यानी हवा में से कहीं भी उसका स्मॉल पॉक्स का, ये चेचक होते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं स्मॉल पॉक्स, इसका कोई भी ड्रॉपलेट का जरासीम उसने इनहेल कर लिया, अंदर ले गया। म्यूकोसल रेप्लिकेशन एंड विनीमिया, विनीमिया कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड, उसके ब्लड में चला गया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरासीम। आगे है डेसिमिनेशन टू ऑर्गन एंड स्किन, उसकी स्किन फूलने लग गई। डेसिमिनेशन का मतलब होता है फैलना, या वो ऑर्गन उसका सूज गया। इंक्यूबेशन फेज, फिर वहाँ पे वो 7 से 17 मतलब 12 दिन तक वहाँ पे रहता है। फिर सेकंड विनीमिया होता है, अच्छे से पूरे खून में फैल जाता है। फिर टॉक्सिमिक फेज होता है, वहाँ पे अपना जहर छोड़ने लग जाता है वो उस हिस्से पे। फिर वहाँ पे रैश बनता है, यानी स्किन रेड हो जाती है। फिर हाई फीवर होता है। और मायाग्लियस, मुझे सही से दिख नहीं रहा है, ये है मसल पेन को बोलते हैं। और हेड में भी पेन होता है, आर्म्स, लेग्स और ट्रंक में भी पेन होता है। और हाईली इन्फेक्टेड वायरल शेडिंग लेजन, ज़ख़म, फिर ज़ख़म बनने लग जाते हैं इंसान के जिस्म पे। स्मॉल पॉक्स में देखे पूरा जिस्म भर जाता है दानों से। पैथोजन क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म हैविंग पैथोजेनिसिटी, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसमें बीमारी फैलाने की ताकत हो, उसे कहते हैं पैथोजन। द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म। पैरासाइट वेरी ग्रेटली इन देयर पैथोजेनिसिटी, जो पैरासाइट होते हैं वो अपनी पैथोजेनिसिटी में, यानी बीमारी फैलाने की ताकत में डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं, यानी किसी में कम भी ताकत होती है, किसी में ज़्यादा ताकत होती है। द वर्ड virulence is used to express the degree of pathogenicity of a parasite. virulence क्या होता है? बीमारी फैलाने की ताकत, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। किसी भी पैरासाइट की डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी को हम कहते हैं विरुलेंस, यानी बीमारी फैलाने की ताकत। विरुलेंट क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म सच एज द टाइफाइड बैसिलस दैट invariably cause disease is said to be highly virulent. Parasite of cholera, Hetza, plague town, and typhoid bacilli are well known for their ability to cause serious human disease. वो खासे virulent होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं अपनी बीमारी फैलाने की सलाहियत में, तो उन्हें कहते हैं virulent। आगे ये चूहे का दिखाया हुआ है, चूहे को गोली मारे। आगे है मॉडरेटली विरुलेंट, यानी मॉडरेट, ना ज़्यादा ताकत उनमें ना इतनी कम है बीमारी फैलाने की। ऑर्गेनिज्म सच एज कैंडिडा एल्बिकन्स दैट समटाइम कॉज डिजीज इज लेबल्ड एज मॉडरेटली विरुलेंट। ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है कि मॉडरेटली विरुलेंट कौन से हैं, तो आपने याद रखना है कैंडिडा एल्बिकन्स, ये एक फंगस है। ए विरुलेंट, ए जहाँ पे आ जाए वो एब्सेंस होती है, यानी बिल्कुल ही ताकत नहीं होती उनमें। सर्टेन ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्स एज ए विरुलेंट आर नॉट रिगार्डेड एज डिजीज एजेंट, उन्हें डिजीज एजेंट भी नहीं कहा जा सकता। द लैक्टोबैसिलाई एंड द
cocci found in yogurt are examples. ये दही में पाए जाते हैं, मैंने पहले बताया आपको, ये बिल्कुल बीमारी नहीं फैलाते, एविरुलेंट होते हैं. Opportunistic. Certain commensalism become parasites when the body normal defense are suppressed. Suppress मतलब होता है दबाव का शिकार हो जाए. जब बॉडी डिफेंस सिस्टम, बॉडी के दिफा का निज़ाम जब दबाव का शिकार हो जाए यानी वीक पड़ जाए, तो पैरासाइट जो होते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं. दे इन्वेड, और वो दाखिल हो जाते हैं टिश्यूज़ में, एंड एक्सप्रेस देयर पैथोजेनिसिटी, और अपनी पैथोजेनिसिटी का इजहार करते हैं, वहाँ पे बीमारी फैलाते हैं. चलें, अल्लाह का शुक्र है ये बैक्टीरिया काफ़ी लंबा चैप्टर है, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसे ख़त्म किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ख़त्म हो गया है. अब आप लोग इसे रिवाइज़ करें, उनकी डेफिनेशंस को याद करें, और इसमें छोटे छोटे बैक्टीरियाज़ के नाम हैं, और ये कैंडिडा एल्बिकन्स का भी नाम दिया गया है, स्ट्रेप्टोकोक्साई, स्टेफलोकोक्साई, लैक्टोबैसिलस, ये 3-4 नाम यूज़ किए गए हैं. ये अच्छे से रट लें, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है. और बाकी छोटे छोटे डेफिनेशन बहुत आसान है. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.